हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बचपन में हमने दादा दादी, नाना नानी, मैगजीन में कई जगह ऐसी राजा महाराजाओं की कहानियाँ पढ़ी होंगी जो अपने राज्य में भेष बदल के घूमते थे कि राज्य का क्या हाल है, क्या परेशानियाँ हैं, फिर वापस आकर उसका समाधान करते थे। पर आज के समय में या कुछ पहले तक ऐसा हो तो थोड़ा अजीब लगता है। आज की कहानी हिंदुस्तान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की है जिन्होंने इन सारी कहानियों और कहावतों को सच कर दिया। जब उनके पास किसी तरह की शिकायत या कोई बात आती तो उन्होंने ये नहीं किया कि किसी को भी फ़ोन करके उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कह दें, बल्कि उन्होंने उसे अपने तक ही रखा और कहा जब वक्त आएगा तब खुद देखूंगा। तो देश के शायद इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ये कहानी है जो प्राइम मिनिस्टर थे ये नहीं कि बनने वाले हैं या भूतपूर्व हो गए हैं, बल्कि जिस दिन की ये कहानी है उस तारीख में वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और फिर भी एक पूरे पुलिस स्टेशन में बैठे तमाम पुलिस वालों ने उनसे रिश्वत मांग ली। तो बात 1979 की है, 79 के सेकेंड हाफ की, मतलब जून के बाद की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा। तो इसी इटावा के पास एक पुलिस स्टेशन है, उसराहार पुलिस स्टेशन। 1979 की एक शाम थी, करीब 6 बजे का वक्त था। अंधेरा होने जा रहा था। तभी एक 70-75 साल का एक बुजुर्ग पुलिस स्टेशन में धीरे धीरे चाल में दाखिल होता है। पहली नज़र में लग रहा था कि कोई बहुत गरीब लाचार किसान है। उसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, धोती कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं, मिट्टी लगी हुई कपड़ों पर, यहाँ तक कि हाथ पैर भी गंदे। ऐसा लग रहा था कि जैसे खेत से उठकर सीधा चला आ रहा है ये किसान। तो मजबूर बेबस लाचार किसान पुलिस थाने में दाखिल होता है जिसका नाम है उसराहार पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है मुझे दरोगा साहब से मिलना है। कुछ पुलिस वाले बाहर टेबल में बैठे थे, तो जो एसआई साहब थे वो बैठे हुए थे अपनी मंडली के साथ। ये बुजुर्ग पहुंचा और पूछा कहाँ हैं थानेदार साहब। तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, और आप क्यों आए हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस वालों ने कहा क्या हुआ। वो तो है नहीं, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। मेरे जेब में अच्छे खासे पैसे थे, कई 100 रुपए थे। मुझे उस जेब कतरे को पकड़वाना है और मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। तो पुलिस वाले ने कहा ऐसे रिपोर्ट थोड़ी लिखते हैं, कहाँ हुई क्या हुई और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हालत देख के लग नहीं रहा था कि इसके पास इतने पैसे होंगे। तो किसान ने कहा मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में कुछ ज़मीन अपनी बेची और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़े, खेती के लिए और बैल खरीदने थे। मुझे पता चला इटावा के आसपास बैल सस्ते मिलते हैं, तो कुछ लोगों से बात हुई, मोल तोल भी हो गया था। बैल खरीदने में यहाँ आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कुर्ते की जेब कटी हुई थी और मेरे कई 100 रुपए कोई लेकर भाग गया। अब पुलिस वालों ने कहा कि कैसे, आप पर यकीन कर लें, हो सकता है आपने वो पैसे कहीं गिरा दिए हों, और ये बताओ कि मेरठ से कोई इतनी दूर चल के बैल खरीदने आता है। पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की और कहा कि गिराने और जेब काटने में अलग अलग धाराएं लगती हैं, अलग अलग जुर्म होता है। तो बेचारे मजबूर किसान ने कहा कि मुझे मालूम है और मैं बड़े ध्यान से आ रहा था, लेकिन जिस तरह से मेरी जेब कटी हुई है वो फटने की निशानी नहीं है, ये कटने की निशानी है। बस आप मेरी रिपोर्ट लिख लो और मेरे पैसे दिला दो। पुलिस वालों ने कहा हम ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखते और आप घर जाओ। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो हो सकता है तुमने वो पैसे खर्च कर दिए हों, शराब पी ली हो और घर वालों को क्या बोलोगे, क्या कहोगे, इसी डर से तुमने हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आए हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब तक हम तुम्हारी सच्चाई नहीं जानेंगे तो तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो अब वक्त बीत रहा है, पुलिस वाले रिपोर्ट लिख नहीं रहे हैं। वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे पास वो पैसे बड़ी मुश्किल से आए थे, बैल भी नहीं खरीदूंगा, अब आप रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लिखते,
आप यहाँ से जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। बड़ी मिन्नत की उस गरीब आदमी ने, लेकिन वो पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। उस दौरान थानेदार साहब भी आ गए। वो उनके सामने भी गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने भी यही कह दिया कि हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। हर तरफ से परेशान होकर वैसे ही फटेहाल हाल में वहीं बाउंड्री के पास बैठ गया थाने में। थोड़ी देर बाद एक सिपाही को रहम आया कि एक बुजुर्ग आदमी है, हाल देख के ही लग रहा है फटेहाल है, चलो इसकी मदद करते हैं। वो उसके पास गया और बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी रिपोर्ट भी लिखवा देंगे, बट इसके लिए थोड़ा खर्चा पानी होगा। रिपोर्ट लिखवा देंगे। ये सुन के बुजुर्ग खुश हो गया, चेहरे पर रौनक आ गया, लेकिन जैसे ही खर्चे का नाम सुना फिर वो उदास हो गया और उसने कहा कि मैं पहले ही लुटा लुटाया हूँ और आप खर्चा पानी मांग रहे हैं, इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा। तो उसने कहा कि देखो, तुमने कहा कि कई 100 रुपए थे, तो वो बरामद करना है तो साहब लोगों को तो खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो ये हुआ कि कितना, तो बात 35 रुपए में जाकर तय हुई। 1979 की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 44 साल पहले। तो ये तय हुआ कि 35 रुपए में बुजुर्ग की रिपोर्ट लिखी जाएगी। बुजुर्ग किसान खुश हुआ, फिर भी उसे लगा कि 35 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। सिपाही ने जाकर अफसरों से बताया कि बात बन गई है, 35 रुपए दे रहा है, साहब रिपोर्ट लिख लीजिए। अब किसान को बुलाया गया और कहा गया, अपनी तकलीफ बताओ। अब एक पुलिस वाला हाथ से रिपोर्ट लिख रहा है, बुजुर्ग किसान बोल रहा है और पुलिस वाला लिख रहा है। पूरा लिखने के बाद जब सब हो गया तो उस पुलिस वाले ने बोला कि बाबा, आप दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे, क्योंकि ये तो कंप्लेन में कानूनी होती है। तो बाबा ने कहा, दस्तखत करूंगा। उसने पेन आगे बढ़ाया और उसी टेबल में स्टैम्प पैड भी रखा हुआ था, क्योंकि गांव में थाना ज़्यादातर लोग अंगूठा ही लगाया करते थे। तो अब उसने पेन उठाया और साइन किया। उसके बाद जब पुलिस उस साइन किए हुए पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ी, तभी उस किसान ने स्टैम्प पैड को अपनी तरफ खींच लिया। पुलिस वाला अब सोच में पड़ गया कि पेन भी ले रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, मतलब क्या है, साइन कर रहा है तो अंगूठा क्यों लगा रहा है, और अंगूठा लगा रहा है तो पेन क्यों लिया। लेकिन थोड़ी देर में उसका जवाब उसे मिल गया। उस बुजुर्ग किसान ने पहले साइन किया, फिर अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक स्टैम्प निकाला और उस बुजुर्ग किसान ने उस स्टैम्प को स्टैम्प पैड पर मारा और जहां साइन किया था उस रिपोर्ट में, उस पे उस स्टैम्प को मार दिया। मारने के बाद उस रिपोर्ट को उसने आगे कर दिया। जिस पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखा और पेन व स्टैम्प दिया था, जब उसने देखा कि ये क्या है, क्योंकि पहले तो शक पकाया हुआ था कि ये आदमी पहले साइन कर रहा है, फिर स्टैम्प पैड भी ले रहा है और जेब से अपना एक मुहर निकाल रहा है और अपने उस साइन में वो मुहर लगा रहा है, ये माजरा क्या है। उसके बाद उसने पर्ची उठाई और उस दस्तखत को पढ़ा और दस्तखत से ज़्यादा जो मुहर लगाई थी उस बुजुर्ग किसान ने, जब उसने उसको पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। नाम लिखा हुआ आता है चौधरी चरण सिंह और स्टैम्प था प्रधानमंत्री भारत सरकार। जो जेब से मुहर निकाली थी वो प्रधानमंत्री की मुहर थी। उस किसान की भेष में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चौधरी चरण सिंह। जैसे ही उसने पढ़ा और मुहर देखी तो उस चीज को बयान करना भी मुश्किल है कि एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला कुछ मिनट पहले रिश्वत मांग रहा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, जिसे वो एक गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार किसान समझ रहा है, वो असल में भारत का प्रधानमंत्री है। होना क्या, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में थाना क्या, पूरी डिस्ट्रिक्ट के तमाम आला अफसर पहुंच गए। जितने सीनियर अफसर आसपास के जितनी जल्दी आ सकते थे, हर एक तक मैसेज पहुंचा। सब थाने की तरफ भागे। चौधरी चरण सिंह वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो उठते हैं, थोड़ी देर के बाद उनका काफिला आता है, वो बैठकर चले जाते हैं, पर जाने से पहले एक फरमान सुनाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए, और वो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। चौधरी चरण सिंह, अब क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाने गए थे वो,
चौधरी चरण सिंह मेरठ से आते हैं। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान नेता, जाट नेता, किसानों के बीच में रहे, किसानों के बीच राजनीति की, आज़ादी की लड़ाई बापू के साथ रहे, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते थे। वो इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इस देश के होम मिनिस्टर रहे और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री। बात 1979 की है। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह इस देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस वक्त मिली जुली सरकार थी। उस समय जनता पार्टी की एक लहर थी, तो जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी उस वक्त कांग्रेस की नेता थी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार को सपोर्ट किया और समर्थन दे दिया। तो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में अपना काम शुरू किया। अच्छा, इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके पास किसानों के बहुत सारी शिकायतें आती थी। उसकी वजह ये थी कि ये यूपी के थे और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो उनके पास जो कंप्लेन आती थी कि यूपी में बहुत धांधली है, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते, रिश्वत मांगते हैं, और ज़मीनों को लेकर खास तौर पर चरण सिंह की एक खास बात थी कि यूपी में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार पर उन्होंने बहुत काम किया था। तो किसानों की समस्या किसानों के बीच से उठे हुए एक शख्स तक पहुंचती है, वो सुनते और जो बन सके वो करते। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर बैठे तो अचानक यूपी के किसानों को लगा कि अपने बीच का कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। वो बेझिझक कंप्लेन भेजना शुरू करते हैं। जब वो अपने गांव जाते तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, आम लोगों के बीच रहते, हर एक को वो नाम से जानते। तो वो उनके पास पहुंच जाते कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पुलिस सुनती नहीं है। तो रिश्वत को लेकर बड़ी सारी कंप्लेन आई। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन आई और वो इसी उसराहार थाने की आई थी। कुछ किसानों ने भेजा था कि हमारे ज़मीन का इशू है, कुछ दबंग लोग हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, खेती हम करते हैं, अनाज वो ले जाते हैं, और थाने के जो स्टाफ हैं वो हमारी सुनते नहीं, बल्कि रिपोर्ट लिखवाने में भी पैसे मांगते हैं। तो इस थाने का नाम उन्हें याद था, उसराहार। इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के 1.5-2 महीने बाद उनका दौरा यूपी का होता है। इटावा की तरफ जाते हैं पूरे लश्कर के साथ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि किसानों ने कंप्लेन की थी इस उसराहार थाने के बारे में कि यहाँ के पुलिस वाले बड़े करप्ट हैं, रिश्वत मांगते हैं। जो उनकी सभा कार्यक्रम था उसे पूरा किया और शाम को उनको वापस दिल्ली लौटना है। अचानक वो अपने सेक्रेटरी और लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अपना काफिला कहीं और ले जाओ और मुझे यहीं सन्नाटे में अकेले उतारो। उनकी जो सिक्योरिटी है वो दूर दूर रहेगी, कोई पास नहीं आएगा और मुझे कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। उसके बाद वो एक किसान का कपड़ा लेते हैं, खेत में जाते हैं, अपने हाथ पैर में मिट्टी लगाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, अपने कपड़ों में मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद गमछा लगाते हैं और एक मजबूर किसान का जो गेटअप होना चाहिए अपने आप को उसी में लाते हैं। और उसके बाद पैदल चलते हुए उसराहार थाने पहुंचते हैं उस किसान की कंप्लेन की वजह से, और ये देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं। और फिर वो वही सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखने की बजाय 35 रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है और फिर उसके बाद उनका काफिला आता है और वो चले जाते हैं। तो पुराने दौर में था, राजा रजवाड़े ये लोग ऐसे भेष बदल के निकलते थे जनता की परेशानियों को समझने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत में ये इकलौती मिसाल है कि किसी प्राइम मिनिस्टर की जो अपने लोगों के बीच अपनों की परेशानियों को समझने के लिए भेष बदल कर पुलिस स्टेशन में जाता है। और इकलौती मिसाल ये भी है कि अपने ही देश की पुलिस अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक रिपोर्ट लिखाने के लिए रिश्वत मांगती है। ये कहानी हमेशा चौधरी चरण सिंह की याद दिलाती रहेगी।
आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले किसी कहानी में। थैंक यू। जय हिंद।